गुड मॉर्निंग बच्चों। आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी। इसका नाम है अनंतिका। अध्याय जो है आपका पहला है, इसका नाम है या भारत भूमि मेरी, जो कि यह एक कविता है। यह कविता जो है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। अब इसको हम पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पड़ा नित सिंधु झूमता है। देखिए हिमालय जो है वो भारत में स्थित एक पर्वत का नाम है। हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है जो कि जिसकी ऊंचाई बहुत ही है और वह इस प्रकार लग रहा है मानो आकाश को वो चूम रहा है। और उसके चरण का अर्थ होता है पैर, और उसके नीचे यानी पैर के नीचे नित सिंधु झूमता है। उसके चरण के नीचे अर्थात पैर के नीचे सिंधु का अर्थ होता है सागर या समुद्र। तो वो जो है हिलोरे ले रहा है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों से। तो झरने जो हैं अनेक झरते हैं, वो हिमालय की पहाड़ियों से अनेक झरने झरते हैं और वहाँ मस्त होकर जो चिड़िया हैं या पक्षी जो हैं वो मस्त होकर झाड़ियों में चहक रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य, पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। वह पवित्र भूमि यानी धरती हमारी है और वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ग से भी प्यारी जो भूमि है वो हमारी है। वह जन्मभूमि मेरी, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं वह भूमि या आप कह सकते हैं धरती हमारी है। वह मातृभूमि मेरी, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं वह भारत माता हमारी है। बच्चों अब आपका अगला लेसन है, अध्याय जो है आपका वो दूसरा है जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन काल में एक हरिश्चंद्र नाम के एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दानशीलता, परोपकार आदि गुणों के कारण प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। एक बार मुनि विश्वामित्र ने अब उनकी सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राजपाट मांग लिया। हरिश्चंद्र उन्हें स्वप्न में भी अपना सब कुछ दान कर दिया। अगले दिन प्रातः मुनि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से राजपाट के साथ साथ दक्षिणा स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में अपना सर्वस्व दान कर चुके थे, इसलिए उनके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र के द्वार से मुनि बिना दक्षिणा लिए चले जाए यह संभव नहीं था। राजा हरिश्चंद्र मुनि विश्वामित्र से बोले, महाराज मुझे क्षमा करें, मेरे पास आपको दक्षिणा में देने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं, तो क्या आप मुझे बिना दक्षिणा दिए ही लौटा देंगे? ये विश्वामित्र ने कहा। मुनि ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा। कृपा आप मुझे संध्या तक का समय दीजिए। संध्या का अर्थ होता है शाम। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा। राजा हरिश्चंद्र तारामती और रोहित को अपने साथ लेकर हाट में पहुँचे। हाट का अर्थ होता है बाजार। यानी राजा हरिश्चंद्र तारामती, अपनी पत्नी जिनका नाम तारामती था और उनके बेटे का नाम रोहित था, दोनों लोगों को लेकर वो बाजार गए। मुनि विश्वामित्र भी उनके साथ थे। कोई और उपाय ना देखकर हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुकाने का निर्णय किया, लेकिन फिर यह सोचकर परेशान हो गए कि उन्हें तो कोई भी 500 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक में नहीं खरीदेगा। तारामती ने उन्हें स्वयं को भी
बेचने के लिए कहा। यानी खुद तारामती जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपने को यानी खुद को बेचने के लिए कहा। तब हरिश्चंद्र ने तारामती और रोहित को 500 स्वर्ण मुद्राओं में एक ब्राह्मण को बेच दिया। 500 स्वर्ण मुद्राओं में उन्होंने स्वयं को शमशान घाट में कर वसूल कर दाह संस्कार संपन्न कराने वाले कालू नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया। यानी अपने पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण के हाथ बेचा, उसके बाद खुद को भी वो बेच दिए। इस तरह उन्होंने मुनि विश्वामित्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दी। इधर ब्राह्मण के घर जाकर रानी तारामती उनके घर का चूल्हा चौका व अन्य कामकाज करती थी। रोहित फुलवारी में फूल पत्तियां और जंगल से लकड़ियां आदि लाता था। उधर हरिश्चंद्र शमशान पर आने वाले 100 के परिवार वालों से कर वसूल करते थे। एक दिन प्रातः जब रोहित फुलवारी से फूल लेने गया, तभी उसे एक विषैले सर्प ने डंस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। असहाय तारामती अपने पुत्र को गोद में लेकर रोती बिलखती अंत्येष्टि के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट ले गई। शमशान घाट में हरिश्चंद्र ने तारामती को पहचान लिया। रोहित का शव देखकर वह स्वयं भी रो पड़े, लेकिन ऐसे संकट के समय में भी उन्होंने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने तारामती से शवदाह हेतु यानी शव को जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए कर मांगा, तो तारामती के पास कुछ देने के लिए नहीं था। विवश होकर उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर जैसे ही हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया, वैसे ही मुनि विश्वामित्र और सभी देवतागण प्रसन्नता से प्रकट हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र और तारामती के धैर्य, दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प वर्षा यानी फूलों की वर्षा की। मुनि विश्वामित्र के आशीर्वाद से रोहित पुनः जीवित हो गए। हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस मिल गया। इस तरह राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानी राजा के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। बच्चों, इसके बाद आपका है लेसन 3, जिसका नाम है हीरा और मोती। जैसे कहा भी गया है कि एकता में शक्ति होती है, वैसे हीरा और मोती 2 बैल हैं। उन्होंने एकता से और अपनी सूझबूझ से अपना परिचय दिया है। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी गांव में एक झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते थे। नाद का अर्थ है जिसमें गाय, भैंस या पशु लोग चारा खाते हैं। झूरी उनके चारे पानी का अच्छे से ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है, अतः वे दोनों भी झूरी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे या चाहते थे। झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए आया। बैलों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे कहे कि क्यों और कहाँ हमें ले जाएंगे। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत ही तंग किया। किसको? झूरी का जो भाई था गया, उसको। मोती बाएं भागता, हीरा दाएं भागता। इस पर गया ने उन्हें बहुत ही पीटा। घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को रस्सियों में बांध दिया और उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने भूसे को सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा।
परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन गया फिर आग पहुंचा और इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाने लगा। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन हीरा समझदार था। उसने झट से गाड़ी को संभाल लिया। इस तरह जैसे तैसे गया उन्हें लेकर अपने घर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा ही सख्त काम लेना शुरू कर दिया, यानी दोनों बैलों से। वह उन्हें रात दिन हल से जोतता रहा, जब तक उन्हें मारता पीटता और शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। वे दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती और दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भी भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर वह लड़की बैलों के पास आई और उनकी रस्सी खोल दी। दोनों वहाँ से भाग निकले। जैसे ही गया को पता चला कि वह दोनों बैल भाग गए हैं, वह उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती दोनों आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उसे देख हीरा और मोती के होश उड़ गए। तुरंत दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जैसे ही हीरा पर वार किया, मोती ने तुरंत उस पर पीछे से वार कर दिया। कहते हैं एकता में बल है। अतः सांड उन दोनों की एकता देखकर भाग गया। दोनों बैल अब बड़े प्रसन्न थे। रास्ते में उन्हें मटर का खेत दिखा। भूख तो लगी ही थी। हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेजी से बढ़ गई। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। अभी पेट भरा ही नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों बैलों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद करवा दिया। काजी हाउस का अर्थ है जहाँ पशु रहते हैं, उसे काजी हाउस कहते हैं। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई पशु थे, जैसे भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे आदि। सब के सब बहुत ही कमज़ोर थे, यानी दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था और ना ही पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे। हीरा और मोती आपस में विचार करते हैं या समझते हैं। वो लोग अपने मन में सोचते हैं कि हम यहाँ कहाँ आ फंसे हैं। दोनों अपने मन में सोचने लगे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, यदि दीवार तोड़ दी जाए तो यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही दीवार गिरनी शुरू हो गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और ज़ोर से चोटें लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस और घोड़े भागे। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर वहाँ से भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग जाने के लिए कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी हाउस के सदस्यों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, यानी बेचना शुरू कर दिया। तो नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। मार खाते खाते और भूख सहन करते करते हीरा और मोती बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां तक निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बचा नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के पीछे चलने लगे। उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा तो उनमें न जाने कहाँ से दम आ गया।
वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल और पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर में पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत ही खुशी हुई या खुशी की प्राप्ति हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव न देखा न ताव देखा, व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई, उनसे दोनों बैलों के माथे चूमे। इसलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति है।